से 1200 के बीच की घटना है। इस्लाम का उदय 600 किससे सर 600। अरे मतलब उसी पीरियड में आएगा। जैसे अब इतिहास आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अब इस्लाम का ही इतिहास है, उसको अगर नहीं जानेंगे कि आखिर कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे उदय हुआ, कैसे विस्तार हुआ। एनसीईआरटी में सर पढ़ रहे थे तो कबीले के विषय मुखिया होते थे, कबीले के भी मुखिया होते थे। हाँ, कबीलों के। और वो जो मतलब 3 लोग या 4 लोग जो आप बताए थे उसमें से, जैसे कि ये इसमें से उमर अली, हाँ सर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो खलीफा थे। हाँ खलीफा थे, लेकिन ये भी कबीले मतलब विभिन्न कबीले से आए थे। अच्छा, तो जिन्होंने स्वीकार कर लिया ना, जैसे विभिन्न ट्राइब्स ने स्वीकार कर लिया इस्लाम को। कबीलों के भी नाम होते थे कि कौन किस कबीले से आया है। उनके भी जो मुखिया होते थे उनको अशरफ या ऐसा कुछ कहा जाता है, शेख कहा जाता है। अब वो तो बहुत कुछ है आगे, वो एक क्लास में नहीं हो पाएगा। जैसे उसके लिए तो फिर हमको पूरा एक साथ पढ़ाना है। जैसे सल्तनत काल में तुम्हारा टॉपिक है, 4 लेक्चर में ख़त्म करना है। 4 लेक्चर का मतलब सिर्फ निचोड़, डिटेल्स में नहीं जा पाएगा। डिटेल्स का मतलब है कि फिर आपको 1 साल तक पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, लेकिन डिटेल्स की नीड नहीं है आज के समय में। आज के समय में डिटेल्स की नीड नहीं है। अब आप जैसे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी डिटेल नहीं चाहिए, उसमें फैक्ट भी नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्सेप्ट चाहिए। उस कॉन्सेप्ट पे रहिए, कॉन्सेप्ट पे रहेंगे तो अपने आप उत्तर आप लिखना जान जाएंगे। क्या करना है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ये तुम जैसे एनसीईआरटी से पढ़ के लिख भी दो, ऐसा कोई प्रश्न होकर आता नहीं, लेकिन जाने दो। हाँ ज़्यादा सर इससे क्वेश्चन हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन। ये देखिए, अब आपको सब कॉन्सेप्ट में क्या समझना है कि उनकी डेथ हुई तब भी प्रश्न उठा कि कौन होगा खलीफा। तो उनके घर के लोगों को नहीं बनाया गया, बल्कि उनके साथ में जिन लोगों ने उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, उनको विजिट करने, तो लोगों को इस्लाम के प्रचार में उन लोगों को बनाया गया। उन लोगों को बनाया गया तो उसमें जिसका आता गया, चाहे अबू बकर, उस्मान, उमर, अली। हाँ, ये प्रश्न जरूर पूछा था कि सबसे ज़्यादा किस खलीफा के शासन काल में इस्लाम का विस्तार हुआ, तो उमर। और ये खलीफा जितने थे, ये खलीफा बहुत ही मतलब वैभवपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत करते। ये टैक्स कलेक्शन करते तो थे, टैक्स कलेक्शन होता था, लेकिन उसको विस्तार मिला, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करते। उसके बाद लेकिन जो अली के बाद फिर जो अली की हत्या की गई, फिर उनके बेटे हसन की हत्या की गई, करबला का युद्ध हुआ जो मुहर्रम मनाया जाता है। उसका जो उमैयद वंश था, उमैयद वंश से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि ये बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत थे, आलिशान जीवन थे। और इसलिए फिर जो क्रांति हुई 750 में, अब्बासी क्रांति, तो उनको भी हटाया गया। मोहम्मद साहब के चूँकि चचा लगते थे, उनके वंशज ही थे शाह अब्बास, तो फिर इन लोगों ने शासन किया। तो अब्बास ने शासन किया 750 से 1258 में। अब इसका केंद्र क्या था? बगदाद। अच्छा सर, ये जो मक्का, मदीना, बगदाद, ये तीनों सर मतलब वो धार्मिक स्थल है क्या? जहाँ खलीफा रहेगा वो धार्मिक स्थल नहीं है। मेन तो इनका मक्का ही है। मेन मक्का। जैसे अभी आप देखते हैं, आप लोग सुनते हैं, लेकिन शिया लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। शिया लोगों का जो पवित्र स्थान है वो ईरान है। पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, जैसे अभी रहन उसमें नहीं जाएंगे। भारत में जितने अभी ईरानी, लखनऊ में जितने शिया हैं सब बीजेपी के वोटर है। उसका शिया सुन्नी विवाद इसलिए वो बीजेपी सुन्नी
मुहर्रम नहीं मनाते, जो शिया है मैक्सिमम मुहर्रम मनाते हैं। हसन और हुसैन को याद करते हैं या अली का नारा देते हैं। क्यों? क्योंकि शिया वो थे जो चाहते थे कि अली के जो वंशज हैं वो खलीफा बने, और उनको खलीफा बनने नहीं दिया। ठीक है, मुआविया और यजीद, मुआविया और यजीद को वो उनको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, खैर ठीक है, अब ये स्थापना हो गई। आपको वर्ल्ड मैप भी देखना है कि पश्चिम में भी प्रचार हुआ इस्लाम का और पूरब में भी हुआ। अब अरब को देखेंगे, मान लो ये अरब है, अब इसी के संघर्ष में इधर भारत को देख लो, पश्चिमी और मान लो भारत। अरब का प्रचार भी इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ऊपर भी जाएंगे, इसको मध्य एशिया हो, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। अब इधर भी इसको पश्चिम एशिया बोलते हैं। और पश्चिम एशिया से कनेक्ट है आपका ये कश्मीर। अब इसके इधर चले जाओ तो चाइना है, चीन। और चीन इधर एक रास्ता था तो ऐसे होकर गुजरता था चाइना से, ऐसे होके ये यूरोप की तरफ। इसको सिल्क रूट कहते हैं, सिल्क रूट जरूर आ रही है। इसको किसी किस रूट क्या कहते हैं? सिल्क रूट। ये व्यापारिक है, इस रास्ते से व्यापार, इसलिए भारत से भी, जैसे भारत से मानेंगे कश्मीर रहता है ना, भारत से भी इसको जोड़ा रहता है। फिर लोग इस तरह से व्यापार, यानी कि अगर थल मार्ग से व्यापार करना है तो किस रूप से व्यापार, और जल मार्ग से व्यापार करना होगा तो किस रूप से व्यापार होगा? इधर इधर ये अभी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से आके लाल सागर में एरिया में आएंगे और फिर आएंगे बंगाल की अरब सागर में, उसके बाद अरब सागर से भी आके व्यापार। अब इधर से आपने देखा होगा कि जो मैं आपको बताया था कि इधर से होते हुए भारत से ऐसे होते हुए और आते स्टेट ऑफ मलक्का, अब इधर गुजरात है। और मैक्सिमम व्यापार जो होता था वो इस वाले समुद्री मार्ग से था, और दूसरा रास्ता क्या था? सिल्क रूट के मार्ग व्यापार करना, और इन्हीं व्यापारिक मार्गों पर ही कब्जा करना और उसी से डेवलप होगा। इन व्यापारिक मार्गों को तो अभी अरबों में, भारत में भी अगर सिंध पे आक्रमण था वो व्यापारिक मार्ग पे कब्जा करना, सिंध पे कब्जा करना। खैर इसको ये दोनों रूट आप जरूर पढ़िएगा मैप में। अगर आपको ये दोनों रूट, एक ये सिल्क रूट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा रूट जो ये सागर के माध्यम से जितने व्यापार यूरोप की व्यापार, और इसमें सब जुड़ते थे, दोनों रूट की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिर्फ 4 पीरियड है। अब भारत में आए महमूद गजनवी और मोहम्मद घुरी। महमूद गजनवी का जो पीरियड है वो है आक्रमण करने का 1030 में मर गया है, 1957 में बैठा था गद्दी पर गजनी के। तो अब और अंदर उस पर नहीं जाएंगे, गद्दी में बैठा गजनी के, और उसके बाद ये विस्तार करना शुरू किया। और एक है इलियट एंड डॉसन है एक इतिहासकार, उन्होंने किताब भी लिखा है। ये किताब का नाम पूछा 8 वॉल्यूम में लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस। इस किताब का नाम इलियट एंड डॉसन। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत में लगभग 17 बार आया महमूद गजनवी। इतनी बार की ये पता नहीं है, आप रेफरेंस देंगे कि इस किताब से ऐसा पढ़ के हमने सीखा। ठीक है, यानी कि वो भी कौन सा राइटर है? अंग्रेज राइटर है, ब्रिटिश। इसी को हम साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं। कौन सा इतिहासकार कहते हैं? कि जो हमारे इतिहास को जिसने किसी दूसरे ने लिखा, और जो हमने लिखा उसको हम कौन सा इतिहासकार बोलते हैं? राष्ट्रवादी इतिहासकार। ठीक, 2 इतिहासकार के दोनों अलग अलग वो, एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है और एक राष्ट्रवादी। इसके अलावा और भी हैं विचारधाराएं, ऐसे जैसे समय बीतता जाएगा बता देते हैं। तो
महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया, अब महमूद गजनवी से आक्रमण किया, बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत। भारत का क्या कह सकते हैं, अभी आपने भारत का मैप देखा ही, आपको मैंने पढ़ाया ही ये 2015 का जब डाउनफॉल हुआ तो डिफरेंट स्टेट्स उत्तर भारत में इसी जगह पर तो डिफरेंट स्टेट्स उत्तर भारत में डेवलप हो गए, गुजर प्रतिहार। अब ये तुम ये जानो ना बच्चों, इस मैप को अगर तुम देखो, इसकी वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, चल की वजह से हो रहा है। ऑफ कर देना, वैसे मेरी आवाज़ जा रही है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर ना सुनाई पड़े तो आगे आ जाओ। आपको देखना क्या है मैप, जितने भी है भारत, अब आपको इस तरह भारत मत देखिए, अब भारत देखिए इस तरह, जैसे मैंने बनाया ना ये बनाया ना मैंने आपको, ये बनाया मैंने कि मतलब ये देखिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट। अब पूरे भारत को मत देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको गंगा घाटी का मैदान कहते हैं। इसी में गंगा है, इसी में यमुना नदी बह रही है, लैंड फर्टाइल एरिया ये अब इसी में चले आए, देखिए बिहार तक चले आए, बंगाल तक चले, ये पूरा लैंड बना ना इसे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ऐसे चले जाएंगे तो आपको पाकिस्तान, वो भी तो इंडिया का पोर्शन था, यानी काबुल तक, यानी अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था, उधर अफगानिस्तान, एक हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत के उधर अफगानिस्तान और इधर भारत, और इस वंश का नाम था हिंदू शाही वंश, बहुत जल्दी मैं इसको खत्म करूँगा, उन्हें 4 क्लास में खत्म करना है, और 4 क्लास में कहाँ खत्म करना है, 1526 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी को बोलते हैं सल्तनत पीरियड, सल्तनत और सुल्तान। सुल्तान का मतलब मैं बता चुका हूँ इसको पहले, सुल्तान का मतलब जानते हैं ना, क्या बताया था सुल्तान का, खलीफा से प्रमाण पत्र, धार्मिक शक्ति उसके पास, राजनीतिक शक्ति इसके पास, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया सुल्तान, लेकिन उसको वैलिडिटी कौन देगा, खलीफा देगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैप देखेंगे तो पूरा ऐसे बनेगा इंडिया का मैप, और यहाँ तक जोड़ेंगे हिंदुकुश पर्वत तक, हिंदुकुश पर्वत, इधर ही गजनी था। और हिंदू शाही वंश का जो शासक था, ये क्वेश्चन पूछता है कौन शासक था, कौन सा वंश का शासन था, सिर्फ जीके टेस्ट करने के लिए, सिर्फ जीके टेस्ट करने के लिए। तो आप कहेंगे कि हिंदू शाही वंश का जो कौन से वंश का शासन था, तो हिंदू शाही वंश का शासन था, और शासक का क्या नाम था, जयपाल। जयपाल के लड़के का नाम क्या था, आनंदपाल। आनंदपाल के लड़के का नाम था त्रिलोचन पाल। और ये 1000 से 1015 के बीच में उसने कई बार इस एरिया पे हिंदू शाही में, और इस पे भी आक्रमण किया, और मुल्तान पे भी आक्रमण किया, और लगभग 1015 तक इस एरिया को इसको जीता। जयपाल पराजित हुए, और जयपाल पराजित होने के बाद ये प्रश्न पूछता है कि किस राजा ने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर ली, तो उसका नाम है जयपाल। ये क्वेश्चन पूछता है किसने कर ली। तो जब हम पराजित हो गए तो हम लड़े नहीं, क्योंकि हम पराजित हो गए तो हमको बेइज्जती महसूस हुआ कि हम हार गए, तो हमने अपनी पिता लड़ाई, और उसमें हमने अपने आप को अग्नि के हवाले, आत्महत्या इसी को बोलते हैं। तो वो जयपाल थे, लड़े नहीं बल्कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। फिर इन्होंने मतलब कि 1000 से 1015 तक के बीच में करीब कई बार आक्रमण करके लगभग पूरे उनके जो हिंदू शाही वंश था, पंजाब तक का, जो काबुल से लेकर पंजाब तक का जो एरिया था, देखिएगा काबुल से लेकर पंजाब तक का एरिया, उस पूरे एरिया को उन्होंने अपने अधीन कर दिया। यहाँ पर मुल्तान था, तो मुल्तान में शिया लोगों का एक संप्रदाय रहता था, जिसको करमाथी संप्रदाय बोलते हैं।
उन संप्रदाय को लोगों को उस संप्रदाय को भी 1003 में इसने पराजित कर दिया। इसके अलावा 1015 के बीच में ही इसने हिमाचल प्रदेश में नगर कोट का मंदिर है, उस मंदिर को भी इसने ध्वस्त किया था आक्रमण लेकर। देखिए मंदिर पे जरूर आक्रमण करेगा, क्योंकि मंदिर पे क्यों आक्रमण करेगा? क्योंकि मंदिर पे केंद्र है। किस लिए? अब महमूद गजनवी कौन था? आप कहेंगे महमूद गजनवी लुटेरा था, ये आप स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं। महमूद गजनवी कौन था? महमूद, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, चाहे वो मुस्लिम राइटर ही होंगे तो वो भी उसको धर्म का प्रचार नहीं करना था, उसको लूटना था। महमूद गजनवी को यहाँ जो मंदिर जो केंद्र थे धर्म धारण के शिक्षा के, उसको अटैक करके उसको लूटना था। और 1015 तक कितना विध्वंस तबाही मचा के लूट के ले गया, साम्राज्य को कायम कर दिया, आपने एक्सटेंड किया। उसके बाद ये गंगा घाटी के मैदान है, और गंगा घाटी के मैदान में घुसेगा तो यहाँ पर आपको मथुरा है, मथुरा में भी मंदिर है। आपका कन्नौज जो था वो कमजोर पड़ ही गया था प्रति वहाँ का शासक राज्यपाल था जिसमें महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, और राज्यपाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गजनवी से लड़ जाए, वो गांव छोड़ के भाग गए। अब देखिए अभी तो जिस आप महान साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, और ये पीरियड क्या है? मैंने बताया था कि जिस पीरियड में दक्षिण भारत में 985 से लेकर 1015 तक राजराज प्रथम का शासन चल रहा है, इसके बारे में मैंने बताया। और सबसे बड़ा चोल साम्राज्य का स्थापित किया। उस समय उत्तर भारत में क्या मच रही थी? तबाही। इसके मतलब क्या है? दक्षिण और उत्तर में डिफरेंसेस था कि नहीं था? यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जिस मोबाइल तो था नहीं कि उत्तर भारत में मैसेज कर दिया राज या वीडियो बना के वीडियो भेज दिया कि अटैक हो गया। तो बता रहे कि जिस समय महमूद गजनवी लूट रहा था, उस समय हो सकता है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में राजपुतन को पता भी ना हो कि उस समय उत्तर भारत हमारा लूट रहा है। हाँ, लेकिन एक अलग भारत जो दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति थी, उसका एक विकास हो, उसका विकास, वो मंदिर बन रहे थे, प्रतिष्ठित मंदिर बन रहे थे। इसके बाद भी राजेंद्र आएगा, राजेंद्र चोल आएगा 1015 से आगे 29 साल तक करीब, तब भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जिस समय उत्तर भारत में ये तबाही मचा रहा था, उस समय दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा था, और वो भी यहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहा। इससे आपको समझ में क्या आता है? निचोड़ निकालना ना, इससे समझ में आता है कि कोई कनेक्शन उत्तर और दक्षिण का था नहीं। कनेक्शन होता तो अगर यहाँ लूट रहा था तो यहाँ के लोग हिंदू सिर्फ भगवान शंकर का मंदिर बना रहे हैं, और वहाँ भगवान शंकर की मूर्ति उखाड़ी जा रही है, ये हो सकता है कम्युनिकेशन गैप। जैसे आज एक घटना घटी है, पूरे भारत में फैल गई तुरंत मोबाइल के माध्यम से, और सब उत्तेजित आंदोलित हो गए, और उस समय कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, नहीं पता है तो हो गया घटना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण को, हमें डिफरेंट दृष्टिकोण से हर घटना को देखना है, तभी हम डिफरेंट हों। आँख बंद करके किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना। मथुरा को भी लूटा इसने। मथुरा उस समय मथुरा 1000 किस सन में मथुरा पे आक्रमण किया? 1018। तो मथुरा में कछुरी चेत वंश का शासन था, उसके शासक का नाम था कोकल सेकंड। कोकल सेकंड ने भी इनको फाइट नहीं किया, और उसने मथुरा को लूटा, और लूट कर वो भी चला गया। एक चंदेल शासक का नाम सुनते हैं, ये सब गंगा घाटी के मैदान है जो नाम ले रहा हूँ, बुंदेलखंड, ये सब गंगा घाटी के मैदान थे। चंदेल शासक था विद्याधर, जिसके माने में मैंने आपको इसके पहले बताया भी विद्याधर के बारे में। विद्याधर ने एक संघ बनाया था कुछ शासकों को मिलाकर कि हम महमूद गजनवी का मुकाबला करेंगे। बताते हैं कि महमूद गजनवी की सेना और विद्याधर की सेना जो थी वो आमने सामने खड़ी थी, लेकिन शुरू कौन करे, इसलिए कोई युद्ध नहीं हुआ। बाद में इसी ने ही समर्पण कर दिया विद्याधर महमूद गजनवी के सामने, और महमूद गजनवी बहुत खुश हुआ, उसको 14 किले और हाथियाँ कुछ उसको गिफ्ट दिया। और चूँकि मध्य एशिया में भी उसकी लड़ाई चल रही थी, उसका भाई लड़ाई लड़ रहा था, तो वहाँ एक संजूक को बंदी बनाकर लेकर आया था, जिसको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ये घटना भी 1018-19-20 के बीच की। कश्मीर का एक युद्ध हुआ, महमूद आपसे पूछा गजनवी की पराजय
भारत में कौन सी पराजय है, तो आप कहेंगे कश्मीर में 1015 में करीब उसने आक्रमण किया था, जब ये पंजाब वाले हारे थे और भाग के चले गए थे कश्मीर अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन बताते हैं कि प्रतिकूल मौसम होने की वजह से उसको हार का सामना करना वापस हो रहा, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल। तो इसको प्रथम पराजय बोलते हैं। महमूद गजनवी की प्रथम पराजय कश्मीर। और सबसे लास्ट फेमस तो आप जानते ही हैं, 1027, 1025 भी लिखा है, कहीं 1027 लिखा हुआ, सोमनाथ वाला आक्रमण। तो शिवलिंग वगैरह को तोड़ दिया था, ले गया था और उसको वहाँ चुनवा दिया। तो कुल मिला के जो उनका था, एक ईश्वर एक है और ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। लेकिन यहाँ आस्था का प्रश्न है, आपकी आस्था जो है वो आप मानिए, हमारी जो आस्था है हम माने। किसी को किसी की आस्था को चोट पहुँचाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो गजनवी ने किया वो गलत किया, उसको वो काम नहीं करना चाहिए। आज के समय बिल्कुल हम तो उसको अच्छा नहीं मानते, भाई हमारी आस्था है, हम कर रहे हैं। लेकिन अब उनका चूंकि था ईश्वरवाद, ईश्वर एक है और निराकार, अजन्मा, वेद में भी लिखा हुआ है ये सब चीज़। भाई जब वहाँ पर भी उनको जो ज्ञान की प्राप्ति उसमें भी नहीं, तो ईश्वर का कहाँ जन्म है? ईश्वर का जन्म ही है। लेकिन ईश्वर का जो हम रूप बताते हैं और उसकी हम अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए उसकी पूजा करते हैं। जी, क्योंकि मंदिरों में धन था, पैसा था, पैसा ही तो लूटना था। आज की तरह लोग, मंदिर ही व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र के साथ में धार्मिक केंद्र भी थे, शिक्षा के भी केंद्र थे। ये सारे काम मठ जिसको बोलते हैं मंदिरों से होते हैं। तो इसलिए जितने भी आक्रमण किए उसमें मैक्सिमम उद्देश्य का मंदिरों पर अटैक था, और मंदिर से धन को लूट के लेकर गया। मथुरा पे आक्रमण किया, नगरकोट पे आक्रमण किया, वहाँ ज्वाला देवी का मंदिर, और सोमनाथ पर आक्रमण किया, और यहाँ से धन लूट कर लेकर गया। यहाँ पर उसने राज स्टैब्लिश नहीं किया। महमूद गजनवी आया, लूटा और लेकर चला गया। और लेकर जब चला गया उसके बाद भी भारत में बताते हैं कि 1030 में इसकी डेथ हुई, और आप कह दीजिए 1027 मान लीजिए, और भारत में इसके बाद कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। इसके बाद आक्रमण हुआ है 1175। कितना गए? 1175 में से घटाइए, 1175 में से घटाइए 27,027 कितना हो? 48, 148, 148 करीब 148 साल। तो आसिम बादीलाल श्रीवास्तव ने लिखा अपनी किताब में कि निरंतर जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल होता है। हमें प्रश्न पूछने की निरंतर जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल होता है, व्याख्या कीजिए, बस इतने लिए तो आपको व्याख्या करना होगा। अब इस 148 साल में आखिर क्या किया भारतीयों ने, जो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था, कि हमें कोई अगर उधर से आक्रमण करेगा तो हम भारत की सुरक्षा कर लेंगे, कुछ नहीं किया। उसके बाद इसी को कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया कि व्यापार खत्म हो गया, हम कोई सेंट्रल पावर है नहीं, छोटे छोटे राज्यों में हम बट गए और फिर अपने राज्य विस्तार को लेकर आपस में लड़ते रहे। लैंड थी तो लैंड से हम लोगों से क्या मजदूरी कराते थे, किसानी कराते थे, उससे उत्पादन करते थे और उसी को खाते थे और उनको मजदूर बनाए रखते। और हम यानी कि वो 80% जो लोग थे और 20% शासक मान लीजिए और 80% शासित मान लीजिए। तो 80% का जब शोषण होता है ना, और जब कोई दूसरा आक्रमण करता है ना, तो वो 80% दूसरे की मदद करते हैं। हुआ गजनवी ने आक्रमण किया तो बहुत से लोगों ने, भारतीय लोगों ने गजनवी की मदद की। उसके सेना में तिलक और सेवंत राय जैसे सेनापति थे, हिंदू थे। क्यों थे? आज तुम जैसे देखते हो ना कि जैसे हमारा बहुत शोषण कर रहा है, तो हम शोषण कर रहा है तो हमको कैसे आज़ादी मिलेगी? तो कोई शक्तिशाली आदमी आएगा, हम जाके उससे मिल जाए, मारो साला, मेरा शोषण कर रहा है मेरा। तो बहुत से बौद्ध थे, बहुत से जैन थे, ये सब जाके गजनवियों से मिले। भारत में बहुत दिक्कत हुई, मिले। दक्षिण भारत के बहुत से लोग थे, वो जाके मिले उसकी सेना में। क्योंकि दक्षिण भारत, मैंने जो बताया आपको कि व्यापारी तो आते थे, अगर व्यापारी तो व्यापार तो ट्रेड चल ही रहा था। जैसे अभी बहुत युद्ध चल जाए भारत पाकिस्तान में, लेकिन जो व्यापार है वो
वो तो चलता रहता है, व्यापार ना खत्म। तो व्यापार कौन सरकार करती है व्यापार। अब आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में सरकार व्यापार नहीं करेगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब मैं तुमको अमेरिका से बात करना है तो तुम्हारा अगर अमेरिका के पास नंबर है तो फट से मिलाओ, सीधे बात करो। अब तुमको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत, व्हाट्सअप कॉल करो। अब मैन टू मैन कॉन्टेक्ट हो। तभी तो सुनते हो कि रूस की लड़की भागी भारत शादी हुई है, कमाई गए थे, वहाँ गए थे कमाने, पोलैंड गए थे, यूरोप गए थे कमाने, और वहाँ की लड़की आ गई इंडिया में। पता चला फलना लड़का देहात के हो गवारा कमाए, और वहाँ से लड़की उसका प्यार होगा, वो कहीं चलो इंडिया शादी कर लिया। मैं रोज फोटो पेपर में आता है। अब वो भी बढ़िया आई, साड़ी वोड़ी पहनी हिंदुस्तानी, लंबी लड़की 5 फुट के 6 फुट के, तो सब लोग देखने जाते हैं क्योंकि इसमें सरकार का इंटरफेरेंस। अब मैन टू मैन कॉन्टेक्ट। आप अपना व्यापार खोलिए, आप फ्लिपकार्ट पे डालिए, अब तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, जिसको खरीदना वो खरीदे। अब सरकार का कोई रोल अब नहीं रहेगा। अब इस समय भी व्यापार हो रहा था तो कोई सरकार सेंट्रल पावर तो था नहीं, जो जिस राज्य में था वो आता था अपना व्यापार। अगर सेंट्रल पावर होता तो क्या अंग्रेज सफल हो पाते? भाई अंग्रेज आए, मुगल साम्राज्य वीक हो गया। और जब तक मुगल साम्राज्य स्ट्रॉन्ग था तब तक अंग्रेज सफल होने पाए। जैसे वो वीक हुआ और किधर से दक्षिण भारत से ही वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए, और स्ट्रॉन्ग जब हो गए पूरा दक्षिण भारत में स्ट्रॉन्ग किए, और उधर मुगल साम्राज्य वीक हुआ तो फट से पूरा उत्तर भारत को जीत लिए। जीते नहीं जीते? तो भारत में कोई सेंट्रल पावर था ही नहीं, तो सेंट्रल पावर था नहीं तो व्यापार चलता रहेगा। मैन टू मैन व्यापार चल रहा। लेकिन जो मुसलमान थे उनका कहीं ना कहीं दृष्टिकोण इन मुसलमानों के प्रति जो उत्तर भारत में कराए थे उनके प्रति नरमी का होगा। इसलिए लिखा है आशीर्वाद ने कि मोहम्मद बिन महमूद गजनबी हों या मोहम्मद गोरी हों, इस मामले में भाग्यशाली थे कि जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो भारत का एक वर्ग उनके पक्ष में। वो कौन से जो फंसे थे ऑलरेडी, क्योंकि 712 में अरब व्यापार, उससे पहले भी अरब व्यापार हो रहा था। और वो मैंने बताया कि राष्ट्रकूटों ने मस्जिद बनाने की, जामा मस्जिद बनाने की और मुसलमानों को बसने की अनुमति उसी कृष्ण प्रथम ने जिसने कैलाश मंदिर बनवाया। याद है? जिसने कैलाश मंदिर, इतना बड़ा कैलाश मंदिर बनाया, सिर्फ एक पत्थर को काट के बना दिया। उससे हमको ये भी पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता। और पूरा इतना दिन का इतिहास पढ़ लिया तो आपने देख लिया धर्मनिरपेक्षता हिंदू शासकों में कूट के भरी थी। वो अगर वैष्णव को महत्व देते थे तो शैव को भी महत्व देते थे, और जैन को भी उतना महत्व देते थे, और बौद्ध को भी। क्यों महत्व देते थे? क्योंकि विभिन्न देश उस धर्म को फॉलो करने वाले थे और उनसे व्यापारिक संबंध बने रहे। ठीक है? अगर आज देखते हो कि आज रविदास की मूर्ति बन रही है, कबीरदास की मूर्ति बन रही है, रामानुजा, तो मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो लोग उनको मानने वाले हैं उनको संतुष्ट किया जाए और उनको अपने पक्ष में लाए, इसलिए उनकी स्टेचू बनती है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी मूर्ति सबसे बड़ी पूरे विश्व की, तो उसके पीछे ये तर्क था कि जो सरदार भाई वल्लभ पटेल के मानने वाले लोग हैं, वो चाहे जातीय मान लो चाहे नेशनल हीरो की तरह मान लो, वो हमारी तरफ परिणाम आपके सामने। कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको उनकी पूजा करनी, जैसे कि उनके फॉलोअर्स हमारी तरफ आ जाए। हर चीज़ का मतलब होता है ये चीज़। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि हर चीज़ का मतलब होता है, बिना मतलब के कुछ। ये इतना दिमाग रखना। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो भी कुछ मतलब है। हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे? और आप क्यों पढ़ रहे हैं? कि आपको कुछ बनना। अगर ये सोचो कि कुछ नहीं बनेंगे तो पढ़ेंगे? हर जगह मतलब इन्वॉल्व करना जरूरी है। बिना, इसलिए मैंने कहा कि बिना उद्देश्य का जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? जानवर। भी मतलब है, उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह अब गजनबी को आप तो समझ लीजिए, इतना अगर लिखना हो तो आप लिखिए गजनबी के बारे में शॉर्ट टाइम में। आपने टाइम भी देख लिया गजनबी के बारे में। इसके एक दरबार में एक राइटर थे जिसका नाम था फिरदौसी। उसने किताब लिखी है शान।
ये पूछ लेता है कि शाहनामा का राइटर कौन है, फिरदौसी। ये महमूद गजनवी के दरबार में था। इसके अलावा कुतुबी था एक राइटर जिसने तारीख़ यामनी लिखी है। अब ये यामनी दौला वंश बताते हैं कि यामनी दौला वंश होता है तारीख़ यामनी का। हालांकि वो इतिहास का जो इतिहास सब्जेक्ट का जो एग्जाम देता है उससे ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में। सब्जेक्ट में तो डीप पूछा था ना कि ये किताब किसने लिखी, किसकी पीरियड में थी। वहाँ पे तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, एक ही नंबर का सवाल आएगा तो वो तो अलग है। जैसे आप पीजीटी है इतिहास का, आपको टीचर बनना है, वहाँ पूछ लिया जाएगा। आप हिस्ट्री का आपको प्रोफेसर बनना है, हिस्ट्री का एग्जाम वहाँ पूछ लिया जाएगा। यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, प्री में। तो गजनवी के बारे में इसके अलावा थोड़ा सा और देखें, कुछ और हो तो महमूद गजनवी के सामने एक अल-बिरूनी आया था भारत। नाम क्या है? अल-बिरूनी नाम सुना? अल-बिरूनी कितने लोगों ने पहली बार सुना? अल-बिरूनी पहली बार। इसने किताब लिखी, किताबुल हिंद। या तहकीके हिंद। अल-बिरूनी तहकीके हिंद में ये चाहे किताबुल या किताबुल दोनों का राइटर, दोनों किताब एक ही है। नाम पूछता है, बड़ा विद्वान आदमी था। इसको भारत के ब्राह्मणों ने इसको विद्यासागर की उपाधि दी थी, सुन लीजिए। और ये किताब इसने लिखी है अरबी भाषा में, ध्यान रखिए, अरबी भाषा। भारत के विद्वानों ने, भारत के ब्राह्मणों, इतना ज़्यादा इसकी विद्वता थे, इसको संस्कृत भी आती, इसको फारसी भी आती थी, इसको अरबी भी आती थी। इसने भारत के संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा और उसका ट्रांसलेशन अरबी भाषा में। और जब शास्त्रार्थ हुआ इसका यहाँ के विद्वानों से, तो विद्वानों इसकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा कि मतलब ये विद्यासागर है। विद्या का सागर मतलब विद्यासागर, मतलब बहुत ज्ञान है। कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा? विद्यासागर, विद्यासागर उपाधि है, विद्या का सागर, मतलब जिसके पास ज्ञान भरा हुआ। ठीक है। तो भारतीय विद्वानों ने ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब इतिहास के विषय में पूछा जाता है कि विद्यासागर की उपाधि किसने दी, किसको दी। बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन मैं बहुत इसके बारे में बहुत मतलब पूरे भारत को इसने विजिट किया, इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में किताब में, इस किताब में लिखा हुआ। अब भारतीयों के बारे में लिखा कि भारतीय कूप मंडूक है, क्या? हाँ, कूप मंडूक मतलब कुएं के मेढक। ये बाहरी दुनिया, इनको लगता है कि इनके जैसा धर्म और इनकी जैसी संस्कृति दुनिया में और कहीं नहीं, मतलब सबसे अच्छे यही है। इसीलिए इसने लिखा कूप मंडूक है, भारतीय कूप मंडूक है। ये और संबंध नहीं रखते, बाकी संबंध नहीं रखते, इनको लगता है। और हमको तो ये मलेच्छ समझते हैं, मलेच्छ का मतलब गंदा, मुसलमानों। ये लिखा था इसमें कि भारतीय अपने आप को खूब मंडूक समझते हैं और अपने ही धर्म को सबसे बड़ा धर्म और अपनी संस्कृति को सबसे महान संस्कृति समझते हैं, और मुसलमानों को तो मलेच्छ समझते हैं। मलेच्छ में समझ रहे हैं? मलेच्छ मलेच्छ मतलब गंदा। घर में कहते हो कि मम्मी ना क्या मलेच्छ है, तो ना सुनते नहीं, सुनते हो? लड़के सब बात सीखी, कोई जान जाएंगे सर भी। अब इसके बारे में बहुत अंदर जाएंगे, बस जान लीजिए धर्म के बारे में इसने लिखा है कि जब भी अब आप भारत की संस्कृति के बारे में जानते हैं, उसने अपनी उस किताब में, जो आज से 1000 साल पहले लिखी गई किताब, उस किताब में लिखा कि भारत के लोग जो थे वो रामनवमी और शिवरात्रि मनाते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि इन दो त्योहारों के बारे में
यानी कि रामनवमी की परंपरा बहुत पुरानी है, आज भी मनाई जाती है ना रामनवमी, और शिवरात्रि भी मनाई जाती है, आज से 50 साल पहले भी मनाई जाती है। ये उसने अपनी किताब में लिखा है कि प्रमुख त्यौहार रामनवमी और शिवरात्रि, और इसको बहुत भव्यता से लोग मनाते हैं। तो किताब पढ़ने का सिर्फ नहीं मतलब, इस किताब में इसके मतलब हमारी जो परंपरा है ये रामनवमी शिवरात्रि, ये हम आज नया नहीं मना रहे, 100 साल 200 साल से मना रहे हैं, बहुत दिनों से परंपरा है, और परंपरा का पालन करते चलेंगे। अभी इसको खत्म करते हैं तो कुछ और अच्छी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हम डिटेल में तो पढ़ा नहीं पाएंगे 40 क्लास में। पूरा सल्तनत पीरियड के सुल्तानों के बारे में बताएंगे, निचोड़ क्या कि था क्या सल्तनत पीरियड, इस्लामिक स्टेट था कि पुलिस स्टेट था कि सैनिक स्टेट था कि धर्मनिरपेक्ष स्टेट था, इस पर बड़ा बहस है। क्योंकि जब आपने एक नाम सुना होगा जलालुद्दीन खिलजी का नाम खिला, जलालुद्दीन खिलजी का पिक्चर देखा पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी वाला देखा ना पद्मावत, उसमें जलालुद्दीन खिलजी भी आता है, उसको कहता है हाँ वो मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ससुर अपने दामाद अपने ससुर को मार देता है। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा भी पोलाइट था जब हिंदी में था, तो उसने लिखा अपने हिंदुओं को कभी भी उसने, यानी कि उसने ये जो विसर्जन होता है, मूर्ति विसर्जन होता नहीं है, दुर्गा पूजा हुआ मूर्ति उस समय भी होता था दिल्ली में, उसने लिखा मैंने कभी रोका नहीं किसी को, हिंदुओं को उनका त्यौहार मनाने से रोका नहीं, बल्कि और उसमें पार्टिसिपेट किया। अब बताइए कि अगर आपसे प्रश्न पूछे, प्रश्न होता ना यहाँ पर कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य था सल्तनत पीरियड जहाँ मुसलमानों का शासन था, क्या वो धर्मनिरपेक्ष थे? तो क्या कहेंगे भाई, मुसलमानों हिंदुओं को हिंदू का त्यौहार मनाने दे रहे हैं, रोक नहीं रहे, तो क्या कहेंगे आप? तो नहीं कहेंगे भाई हमारा ईद हम ईद मना रहे हैं तुम्हारा। लेकिन अब वो सल्तनत पीरियड का जब पूछेगा तो आपको बताना, उसके बारे में व्यूज़ हैं सभी के क्या तो एक तर्क ये दे सकते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो इसने लिखा जो मुझे भी नहीं समझ में आता है, इसने लिखा ब्राह्मण को 4 पत्नी, क्षत्रियों को 3, वैश्य को 2 और शूद्र को 1 पत्नी रखने का अधिकार। यानी कि जो ब्राह्मण है वो 4 लड़की शादी कर सकता है, क्षत्रिय जो 3 है, वैश्य जो है वो 2, और आज के समय में आज चाहे जो कितना रख सकते हैं, सिर्फ 1। दूसरा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तलाक, डाइवोर्स कर लीजिए, दूसरी शादी कीजिए। लेकिन एक समय में आपको कितनी रखनी है? एक ही रखनी है। अब तो होगा ही नहीं, अभी 10 साल के बाद खर्चा कौन उठाएगा? इसीलिए लड़की को पढ़ाया जा रहा है अपना खर्चा। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में परिवर्तन हो रहा है। आज के ज़माने में पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, सब लोग घर के लोग मिल के खेती करते थे, उत्पादन होता था, खाते थे और सो जाते थे, इतने काम करते थे। अब क्या है कि हर आदमी के खर्चे बढ़ गए, हर आदमी को कपड़ा चाहिए, हर आदमी को घड़ी चाहिए, हर आदमी को जूता चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो अब लड़का का मतलब कमाया तो अपने खर्चा, तो लड़की खर्चा करता, तो उसमें तो सिर्फ खाना खाना था ना, तो सब लोग मिल के गए धान बोए, 6 महीना में पैदा हो गया, पीट के रखें फिर खाएंगे, गेहूँ बोई दिन फिर जिंदा है ना, और प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। और क्या है, अब सबके खर्चे, हमारे पास मोबाइल है तो तुम मोबाइल, फिर हमारा 2 बच्चे हैं वो मोबाइल चाहिए, कमाए वाले हम अकेले, तो हम कहाँ से लाएंगे? यानी कि दोनों बच्चों को भी काम करना पड़ेगा, तो रिचार्ज 1000 रुपये का है 3 महीने का, अब 1000 रुपया होगा तो हम सोचेंगे फीस जमा करते हैं, और बच्चा के पापा मोबाइल, हम कहाँ से? ये परिवर्तन, इसलिए सब कुछ सिंगल हो रहा, व्यक्तिवादी सब कुछ हो रहा। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा काम करे, हर बच्चा इनकम करे। तो अब से शादी वाली जो व्यवस्था थी वो आने वाले समय में इसलिए समाप्त हो जाए। सब लिविंग में 10 साल के बाद, 10-15, या तो फिर दिमाग का स्तर भाई, लड़के का दिमाग ये होता था कि लड़का कम से कम 4 साल बड़ा हो लड़की से, क्यों कहा जाता है? लड़की का दिमाग 4 साल छोटा होगा, लड़के का दिमाग 4 साल बड़ा होगा, तब साथ साथ रह लें, अब दोनों बराबर है तब बहुत मार बराबरी की स्थिति आएगी, वो झगड़ा होगा।
तो अब ये सब परिवर्तन आ रहा है। तो बच्चे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़के को सिर्फ घर के काम सिखाए जाते थे। तो चला गया, एक बार तो होगा तो मर गया। तो अब नहीं होगा, सब बराबर, अब सब ये परिवर्तन समाज में आएगा। और इसमें वही आदमी अच्छे से जिंदगी जी पाएगा जो बहुत अच्छा विद्वान हो, वरना रोज झगड़ा रोज मार और जिंदगी है। तो इसलिए बहुत पढ़ लिख के बहुत विद्वान बनोगे तब अच्छी जिंदगी जी पाओगे, वरना सब कुछ देख कर अपनी जिंदगी खराब कर देते। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं गया। अब हम इतना नोट कर लेना ये सब प्रश्न पूछे रखते हैं भारत की समाज में। मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद ये जो गजनी था गोर था, ये दो प्रांत थे, एक था गजनी एक था गोर। तो ये गजनी के सामंत थे गोर, जो राज थे छोटे, एक गोर था एक गजनी। तो जब गजनी कमजोर हुए तो ये पावरफुल गोर। और जिस एरिया में रहते थे पश्चिमी एशिया में, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप मध्य एशिया में जाएंगे तो वहाँ पे घोड़े थे, मैदान है वो बड़े। मध्य एशिया में कौन से ट्राइब रहते थे? तुर्क ट्राइब रहते थे। और तुर्क में भी जैसे इन्होंने बताया कई कबीले होते थे, कई कबीले थे। अब जो इस्लाम धर्म में आ गए तो वो तो इस्लामी, और जो इस्लाम नहीं कन्वर्ट किया तो वो उसको भी दुश्मन मानते थे। उन्होंने उपाधि धारण की गाजी की। तो इनको मिले घोड़े थे। और इसी एरिया में लोहे के भंडार, तो लोहे के भंडार थे। आप लोग सुनोगे कि लोहे की सबसे ज़्यादा तलवारें कहाँ मिलती हैं बड़ी, तो वो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया। अगर भूगोल वाले हैं तो उसको पढ़ें, पश्चिमी एशिया में। तो अब जिसके पास घोड़ा और जिसके पास लोहा आ गया वो तो जीतेगा ना, वो जीतेगा। तो जब ये कमजोर हुए तो इन्होंने इसको कैप्चर किया। इनको कैप्चर करने में इसमें दो भाई थे, एक भाई का नाम था गयासुद्दीन और एक का नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम। एक भाई का नाम था गयासुद्दीन और एक का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो दोनों भाइयों में ये तय हुआ कि एक ने तो पश्चिम की तरफ और एक ने पूरब की तरफ। इसमें गोर में एक शासक हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन इतनी जबरदस्त उतरती दोनों तरफ से कि अलाउद्दीन ने आक्रमण किया गजनी के ऊपर। देखिए दोनों मुसलमान आक्रमण करने के बाद, अब आपको आक्रमण करने के बाद बताते हैं कि जितनी कब्रें थी गजनी सुल्तानों की, उन सारी कब्रों को उसने खुदवा दिया। और खुदवाने के बाद जितनी हड्डियाँ निकली सबको जला दिया। और जलाने के बाद उसको मतलब सिर्फ गजनवी की कब्र को छोड़ के बाकी पूरी जितनी कब्रें थी सबको उसने जलवा दिया। इसीलिए उसको उसने एक उपाधि धारण की थी जहाँ सोच। जहाँ सोच का मतलब होता है दुनिया को जलाने वाला। जहाँ सोच दुनिया को जलाने वाला। तो और उसकी उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा है कि अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की, या जहाँ सोच की उपाधि किस गोर वंश के शासक ने धारण की थी। 4 ऑप्शन दे देंगे, पता गयासुद्दीन तो फट से दिख लगा। हालांकि हिस्ट्री के ही पेपर में ऐसा आता है, तो हिस्ट्री विषय के टीचर हो जाता है, सिविल सर्विसेज में हो सकता है कहीं एक टॉपिक मार दे, इससे हो जाता है। ठीक है, कभी अगर आप पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन उत्तर मिल जाए। तो अलाउद्दीन ने जहाँ सोच के पास इसने जो यहाँ राज्य स्थापित किया, तो यहाँ से पश्चिम की ओर शासन स्थापित किया गोर में, और इसके भाई ने जो स्थापित किया वो भारत पूरब की तरफ आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण इसने किया 1175 में मुल्तान।
ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं किसी यहाँ में पूछा भी था, मैंने देखा था कि मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य पर? सन तो याद है 1175 और वो स्थान है मुल्तान। और मुल्तान के बाद दूसरा आक्रमण जो किया था वो 1178 में किया था। किस पे? गुजरात। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मूलराज प्रथम और उसकी जो माँ थी नैनिका देवी संरक्षिका, उसने यहाँ पर उनको पराजित किया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि महमूद गजनवी की भारत में प्रथम पराजय कौन? कासूर के मैदान में 1178। क्या जो मुल्तान में जो आक्रमण किया था वो भी भारत में माना जाएगा? हाँ, तो मुल्तान तो भारत का हिस्सा था ही। मतलब वो तो था, मतलब आपका माना जाए। हिंदुकुश पर्वत जो है आपका, हिंदुकुश पर्वत के पूरब का जो एरिया है सब हिंदुशाही राजवंश है। उधर जो था वो अफगानिस्तान का पोर्शन, मतलब ये मान के चलिए आपका काबुल तक का एरिया जो है वो एरिया भारत। वो भारत में नहीं कह सकते, हम भारत कैसे कह सकते हैं? जब मैं आपको भी पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि पूरा दक्षिण भारत में राज प्रथम और कृष्णदेव राजेंद्र चोल जैसे जिन्होंने पूरे दक्षिण भारत को जीतकर एक राज्य बना दिया था, मालाबार तट और कोरोमंडल तट को मिला दिया था, और उत्तर भारत में तबाही मची हुई थी उसी पीरियड में, तो भारत की जैसी भावना होती तो क्यों नहीं वो अपोज नहीं करते, विरोध नहीं करते? तो दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे ना, दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया और नीचे श्रीलंका, उधर मालदीव। उत्तर भारत में तो गजनवी तबाही मचा रहा ना, पीरियड देखो ना 985 से 1015, कौन? राज प्रताप। 1000 से 1015 तक पूरा राउंड दिया उसने महमूद गजनवी, पूरे पंजाब को, काबुल को, गुजरात रौंदा नहीं रौंदा, अभी गुजरात नहीं पहुंचा। 1015 के बाद वो घुसा कहाँ? गंगा घाटी। गंगा घाटी तो समझ रहे हैं भूगोल वाले, गंगा नदी जहाँ से इंटर करती है और यमुना नदी उसके बीच का पूरा एरिया गंगा, तो आपका मथुरा हो गया, नगरकोट हो गया, और चाहे फिर वो इसको लूटा, और फिर आज लास्ट उसने 1025 में सोना हुआ। तो अगर आक्रमण किया उसने, तो अगर भारत था तो क्यों नहीं अगर लोगों ने प्रतिरोध किया उसको? कोई नहीं लड़ा, भाग गए। एक विद्याधर थे तो विद्याधर भी मिल गया, उससे दोस्ती कर लिए, उसकी प्रशंसा में उन्होंने गीत लिखा महमूद गजनवी को। सर जो जयचंद था क्या उसने बुलाया? अभी जयचंद नहीं आया, कह रहा हूँ जो जयचंद थे क्या वो बुलाए थे उनको गौरी को? नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं, वो तो अपना डर ही रहा। गोली तो 1175 से शुरू हुआ। कहा जाता है कि मतलब कि उसने बुलाया था मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है ना, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए, इतिहास में जैसे इतिहास क्या है? सोशल साइंस है, और एक साइंस है जैसे ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान का मतलब स्पेशल ज्ञान, विधातु, और ज्ञान तो अब जैसे कि साइंस में हम प्रैक्टिकल करके सिद्ध कर देते हैं, एक निश्चित परिणाम पे पहुंचते हैं साइंस, लेकिन सोशल साइंस में हम निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचते हैं। तभी सोशल साइंस की खूबसूरती है, जिससे वाद और विवाद दोनों चलता रहता है। जिस दिन सोशल साइंस में किसी हम निश्चित उत्तर पर आ जाएंगे, उस दिन सोशल साइंस की हत्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ फुल एंड फाइनल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कभी किसी से आपको सिर्फ तर्क करने की है, आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन ये ना कहिए कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमको लगता था कि इतिहास में जो लिखा वो सही ही लिखा हुआ। बाद में पता चला कि बहुत सी विचारधाराएँ, बहुत ऐसी विचारधाराएँ कि जो महात्मा गांधी को अच्छा मानती है, ऐसे भी लोग हैं जो महात्मा गांधी को अच्छा, हमको अब वो क्यों नहीं मानते, हमको ये भी तो पढ़ना पड़ेगा आखिर क्या कारण है। और जब आप पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि हाँ ये गलती महात्मा गांधी, वरना जब सिर्फ कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी हो सकता है, तो आपको दूसरे का भी इतिहास पढ़ना पड़ता है कि हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो क्यों नहीं करते, पहले तर्क सहित हमको बताओ, और अगर हम आपके तर्क से सहमत हैं तो मानेंगे कि सही कर रहे हैं, और नहीं सहमत है तो हम दूसरा तर्क देंगे कि हम आपके तर्क से सहमत। ये सोशल साइंस, जैसे जो अभी पिक्चर बनी थी पृथ्वीराज पढ़ ही रहे ना, खिलाफ हो गई ना, बहुत जबरदस्त फिल्म,
अब वो गाना जो है 4 बार समझो जब 4 बार हाँ पता नहीं क्या है काफर चल सुल्तान है मत चूको चौहान, ये सब फर्जी बात है ही नहीं। इतिहास में ये है ही नहीं कि उसको गंदगी ले जाए, उसको यही हत्या कर अधीनता स्वीकार कर लेती। अब उसमें तत्कालीन जो रिसोर्स जो उस समय जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास और जो ऐसे अब जैसे 2 इतिहास अभी मैंने 2 बताया, एक राष्ट्रवादी बताया और दूसरा बताया साम्राज्यवादी। अब एक मार्क्सवादी इतिहास का जैसे श्री राम नंबर 3। सर हाँ, अब मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि जिसको हम तनख्वाह दे रहे हैं वो हमारे बारे में अच्छा ही तो लिखेगा, हमारे खिलाफ तो लिखेगा नहीं। नहीं बिल्कुल जैसे मोदी जी हमको सरकार हमको पैसा है तो हम मोदी जी के खिलाफ लिखेंगे। जैसे आज किसी को अगर यश पुरस्कार मिलेगा, अगर किसी को किसको पुरस्कार मिलेगा तो मोदी जी की प्रशंसा करेगा, यानी सर नाम नहीं लेंगे। जैसे जब कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस में पुरस्कार किसको मिलेगा? जो कांग्रेस की नीतियों की जो प्रशंसा करेगा, कांग्रेस के कार्यों उसको। अब इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो अब हम अगर हम मुखर होकर विरोध करेंगे तो हमको पुरस्कार थोड़ा मिलेगा। किसको पुरस्कार मिलेगा? जो उनकी नीतियों की प्रशंसा करेगा, उनके नेताओं की प्रशंसा करेगा। तो हम चंद बरदाई ने जो लिखा किताब, उस किताब मार्क्सवादी कहते हैं कि नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम आंख बंद करके उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो अबुल फजल की, चाहे वो अकबर के दरबार में जो किताब लिखी उन्होंने अकबरनामा आई है, हम उसको भी नहीं मानते ये सब सही लिखा, क्योंकि अकबर उसको क्या देता था? तनख्वाह देता था। हम चंद्रबरदाई की बात को कैसे सही मान लें? क्योंकि चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज चौहान राजकवि थे, हम कैसे मान लें कि सब सही है? तो मार्क्सवादी कहता है कि नहीं, हमें तुलना करनी पड़ेगी, हमें अन्य और स्रोत पढ़ने पड़ेंगे और उससे हमको तुलना करके तब हम इतिहास को बाहर निकालेंगे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अकबर ने विजय किया, आपको इतिहास पढ़ लो तो सिखा लीजिए। अकबर ने असीरगढ़ का विजय किया, तो असीर 1601 में। अब उस विजय को अबुल फजल ने अपनी किताब में लिखा है कि असीरगढ़ के किले का दरवाज़ा बहुत मजबूत था, अकबर को बड़ा मेहनत करना पड़ा उसको खोलने में, और इतना मेहनत करना पड़ा कि उस किले की दरवाजे की चाबी को खोलने के लिए सोने की चाबी लगानी पड़ी, तब वो दरवाज़ा खुला। ठीक, ये अबुल फजल ने लिखा। अब जो दूसरा है, उसी के समय में जो जिसने किताब लिखी है, उसने अकबर के समय में किताब लिखी है, उसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूं। अब उसने अपनी किताब में लिखा कि अकबर ने किलेदार को बहुत ज़्यादा घूस देकर किले का दरवाज़ा खुलवा लिया और तब घूस के तब असीरगढ़ के किले को जीते। दोनों के बात में कितना अंतर है? अब इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो अब एक ही किताब को अगर हम पढ़ के और सीखेंगे सब तो नहीं समझ पाएंगे ना। जब तक हम 10 किताब को नहीं पढ़ेंगे और जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे। यदि किसी आँख बंद करके किसी भी बात को स्वीकार, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आंख बंद करके किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते। जो एनसीईआरटी में लिखा है क्या? एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो कंपटीशन तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब बुद्धिमान लोग कहते हैं जो सरकार हो उसी के हिसाब से चलो। ठीक, जैसे कांग्रेस की सरकार थी तब तो दूसरी एनसीईआरटी थी। बदलने से एनसीईआरटी भी बदल जाएगी। अरे पूरी एनसीईआरटी बदल रही है, बदल जाती है। जैसे जो उसमें तथ्य हैं हाँ बदल जाएंगे। बदल जाए। यही तो सोशल साइंस है ना। जैसा बीटी सावरकर कांग्रेस के लिए माफी वीर थे और बीजेपी के लिए हीरो हैं। तो अब वो तो कह रहा है बीटी सावरकर माफी वीर हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है, ये अंग्रेजों के जासूस थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे। लेकिन अब ये बीटी सावरकर को क्या लिखा रही है? तो राजनीतिक थोड़ा मुद्दा आता है। ही तो विचारधारा ही तो बच्चे हैं। कांग्रेस की विचारधारा थी तो उनको आवाज़ उनको हीरो बताया जा रहा है। और अगर आप बोल देंगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, आपको कहना पड़ेगा यस। नहीं कुछ बोल पा रहे हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, जब समय आएगा तो फिर बोलेंगे, अभी समय नहीं है। सिविल सर्वेंट बनना तो जैसे आप IAS पढ़ लिख के बने, जैसे जितने लड़के IAS बने इस समय, जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं वो इतिहास थोड़े पढ़ा रहे हैं। अब जो सरकार जो इतिहास कहती है वो इतिहास पढ़ा रहे हैं। और हम अब जितने लोग इतिहास पढ़ के बने हैं, हमने तो मार्क्सवादी स्टूडेंट को मैक्सिमम पढ़ा के हर चीज़ पे हम लोग कसौटी पे कसना चाहते हैं, तब शुक्र है। अब ये कह रहे हैं हम जो कहें वो उतने पढ़ाओ,
तो अब सबको जैसे पूरे भारत में अगर सब अच्छे बच्चे पढ़ लिख के तो दिक्कत हो जाए। जैसे शिक्षा पे सरकार का प्रहार रहता है, बहुत ज़्यादा शिक्षित करने की जरूरत। सोशल साइंस ही खत्म होने वाला है। सोशल साइंस पढ़ाया ही नहीं जाएगा बच्चों को, पढ़ेगा तो क्रांतिकारी बन जाएगा, क्या फ़ायदा। उनको सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन दो और इंडस्ट्री लगेगी और जाके आप काम कीजिए, पैसा कमाइए, आराम से कीजिए, क्योंकि नए विचार आ जाएंगे। NCERT बदल गई, बहुत कुछ बदल गई। और NCERT में टीपू सुल्तान को महान बताया गया। अब असली आपकी NCERT में टीपू सुल्तान को बताया गया कि वो हिंदुओं को परेशान करता था। हम लोग पढ़े टीपू सुल्तान महान थे। NCERT में भी लिखा है सर कि वो जो रिंग पहनता था उससे नाम था। अब टीपू सुल्तान छोड़ो, बहुत चर्चाएं, कभी खाली बैठे थे हमसे चर्चा 2-4 घंटा कीजिए, कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी एक विचारधारा से बंधे नहीं सकते। आप अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो मुझे सारी विचारधाराओं को पढ़ना चाहिए। मुझसे इंटरव्यू में मेरे बहुत सवाल जवाब हुए, तो मैंने कहा था कि सर आई एम ए टीचर, और मेरा काम है कि मैं मार्क्सवाद को भी पढ़ूंगा, मैं इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियंस को भी पढ़ूंगा, मैं राष्ट्रवादी इतिहासकारों को भी पढ़ूंगा, और मैं एक और है विचारधारा नहीं तो सबऑर्डिनेट हिस्ट्री को, तो चारों को मैं पढ़ूंगा। और मेरा काम है कि अपने विद्यार्थियों को चारों विचारधाराओं के बारे में बताना। अब उनका मन की होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? निचोड़ जैसे अगर पेपर में आ गया तो हम किस पे करें? इस पे अगर मान लीजिए 4 प्रकार अब आता नहीं, लिखा रहता है विवेचना कीजिए। विवेचना करने मतलब आप लिखेंगे साम्राज्यवादी इतिहास, सबका लिखना पड़ेगा। तो तुम सबको लिख के अपना लिखोगे नीचे कि मेरा मत ये है। इस पे ऑप्शन तो विकल्प ने कहा, ये तो वो तो डिस्क्रिप्टिव में आता है, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आता है। इसमें तो जैसे मैंने बताया कि टाइप किताबुल हिंद का राइटर कौन है, लिखा उन्होंने टिक लगा दिया। इसमें कौन सी विचारधारा? अब विचारधारा की लड़ाई है इस समय, जो लड़ाई पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है सिर्फ विचारधारा की लड़ाई चल रही है। अभी और बड़े होंगे समझिए तो समझ में आएगा कि सिर्फ विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो पानी ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध तो पता ही जरूरत है नहीं। पहले युद्ध में वो जीता था, दूसरे युद्ध में वो हार गया था। अब इसमें ये है कि 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध इसमें है कि जिसमें गोरी की सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया और पृथ्वीराज सरस्वती नदी के निकट पकड़ा गया। चंद्रवरदाई के अनुसार, चंद्रवरदाई के गणित की अभ्यास, चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाएगा। वही गोरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर। ये चंद्रवरदाई कह रहे हैं, जो उसके कोर्ट पोएट, उसके दरबारी कवि, ठीक है। अब मिनहाज सिराज ने कहा कि पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर, यानी कि भारत में। एक हसन निजामी राइटर, वो उस समय के राइटर, मतलब जो उस जिसको कह सकते हैं कि जो टाइम बीत रहा है उस टाइम के हिस्ट्री चंद्रवरदाई भी उस समय में, मिनहाज सिराज भी उस समय है, और हसन निजामी। अब इन सबके अब इतिहास में आता है कि हसन निजामी ने कौन सी किताब लिखी? ताजुल नासिर लिखी। मिनहाज सिराज ने कौन सी किताब लिखी? तबकात नासिरी लिखी। और चंद्रवरदाई का तो आप जानते हैं पृथ्वीराज, ठीक है। तो के अनुसार पृथ्वीराज ने दो, अब देखिए हसन निजामी क्या कर रहा है? हसन निजामी कह रहा है कि के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर लिया और कुछ समय तक अजमेर में शासन भी किया। और इस मत की पुष्टि संस्कृत के एक ग्रंथ किसल विद वंशा से भी हो जाती है। साथ ही पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों के पीछे के भाग में श्री मोहम्मद शाम का लिखा होना भी यह सिद्ध करता है। दो कहता है, हसन निजामी कहता है, देखो चंद्रवरदाई कह रहे हैं कि पकड़ के ले गया गजनी, वहां मार
मिनाजुल सिराज कह रहा है कि तुरंत मार दिया गया। तो हसन निजामी कह रहा है कि इसने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कोई संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इसका पुष्टि होती है। तो इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो सिक्के मिले हैं, सिक्के पर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। इसके मतलब कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ दिन तक स्वीकार कर ली, फिर इसने विद्रोह किया, उस बदले में उसको मारा। तो अब देखिए 3 बातें आ गई। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता वो उत्तर नहीं दे पाएगा, वो उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर ये लेकिन अब ये उस सिविल सर्विसेज में नहीं है, लेकिन अब हिस्ट्री का नेट का एग्जाम देने जाते हैं तो हो सकता है उसमें आ जाए। हिस्ट्री पीजीटी देने जाते हैं तो हो सकता है उसमें सवाल आ जाए। ठीक है, अब सिविल सर्विस में कैसा आएगा उसको मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा कि वहाँ पर क्या डिस्कशन होगा। तो अब इसके मतलब आप प्रभावित मत होइए किसी चीज़ से। आप कहेंगे कि मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इसमें 3 मत हैं। अब जिसको जो मानना हो तो वो मत, मैं इस मत से सहमत हूँ। बस ये इतिहास है, आपको अपनी बात जितानी नहीं, कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि ये सोशल साइंस है, इसमें फुल एंड फाइनल कभी कुछ होता नहीं। इसका एक भाई भी था पृथ्वीराज चौहान का, हरिराज, वो भी शासन करना चाहता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको हरा दिया था। मतलब वो हार गया, तो हारने के बाद उसने भी सुसाइड कर दिया। यानी कि अब सुसाइड की 2 घटनाएं पड़ी आपको, एक तो पढ़ा आपने जयपाल और दूसरा पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज। ये प्रश्न पूछता है कि किन 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आखिर हम पराजित क्यों हो गए, तो आप लिखेंगे हम पराजित इसलिए क्योंकि हम लड़े नहीं, हमने आत्महत्या की। हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको लड़के मर जाते, हम आत्महत्या क्यों करें। और इससे हमको सबक क्या मिलती है कि हमें कभी भी हमें लड़ना चाहिए जीवन में, हमें लड़ना चाहिए, हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। सुसाइड करना मतलब मैंने बहुत है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि क्या करना है, फाइट फाइट फाइट। जीवन में कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। जयपाल क्या नाम सर उन्होंने? पहला जयपाल और दूसरा हरिराज। जयपाल महमूद गजनवी के साथ में और ये मोहम्मद गोरी के साथ में। पराजय के भी कारण थे। पूछता कि भारत में राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, कहते राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे कि लड़े नहीं, बल्कि क्या कर लिए, आत्महत्या की। और वो हारा, पहले युद्ध में हारा पृथ्वीराज चौहान, अरे सॉरी मोहम्मद गोरी, लेकिन हारा तो वो सुसाइड नहीं किया, वो गया तैयारी करके आया, फिर हारा। तो तुम हार गए तो तुमको तो तैयारी करनी चाहिए थी, तुमको गठबंधन बना रहे, तुमको वहाँ से पंजाब से आना चाहिए था, चंदेल, चालुक्य, प्रतिहार, मालवा के परमार, सबसे मिलना चाहिए था, एक संगठन बनाना चाहिए था। अब संगठन बना के कहना चाहिए कि मुसलमानों को मारो, आक्रमणकारियों को मारो। तो तुमने संगठन बनाया नहीं, तुम सुसाइड कर लिए। संगठन क्यों नहीं बनाया कि तुम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। आपस में लड़ने के साथ साथ में जो तुम्हारे आप छोटे लोग थे, छोटे का मतलब जो 20% तुम राजा थे और 80% जनता थी, तुम उन्हीं का शोषण करने में लगे थे। इस वजह से तुम हार गए, इस वजह से तुम हार गए। इसी टैग को अब सरकार बदल रही है, अब सबको कहेंगे सब एक हो जाए, वरना हारोगे, वरना फिर हारोगे। अगर इतिहास पढ़ने का मतलब है कि हमको क्या लेनी है, इतिहास प्रेरणा लेनी है, और नहीं ले पाए तो इतिहास तो है ही है, तो फिर इतिहास दिखा देगा। तो और कोई चीज़ कभी फुल एंड फाइनल नहीं है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। बुद्धिमानी सिर्फ इसी में है कि हम अपना जीवन अच्छे ढंग से कैसे हम जी। तराइन का युद्ध जीतने वाले चला गया था फिर वापस गजनी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को।
और कुतुबुद्दीन ऐबक भी संभाल रहा था। तराइन कहाँ है ये प्लेस? तराइन कहाँ पर? पर यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अजमेर के पास है। अब इसके बाद देखिए दूसरा आक्रमण आपका जयचंद, तो आपको पता ही जयचंद चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ है? एटा। तो वहाँ पर युद्ध हुआ, उसमें वो गैरवा शासक आ गए। तो कन्नौज था, ये कन्नौज और बनारस, ये आपको उत्तर प्रदेश ही जान लीजिए। साम्राज्य तो बड़ा था, वो हारे, जयचंद हार गए। और उसके बाद वो चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ 2 मस्जिद बनाई। दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे कुव्वतुल इस्लाम है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, पहली मस्जिद भारत में, पहली मस्जिद उत्तर भारत में अगर पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और जो दूसरी मस्जिद है, कुव्वत का मतलब होता है स्थान। तो इस्लाम का स्थान क्या कहता था, फिर बाद में कुव्वत का मतलब ताकत से लगाएंगे, कहते थे तुम्हारे लिए कुव्वत है कि नहीं कुव्वत, अंडरस्टैंड? बाबू की ताकत से इस्लाम की ताकत भी करने लगे, लेकिन सही जो है वो इस्लाम का स्थान, इसका हिंदी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। और दूसरा मस्जिद जो बना वो अजमेर में बना, जिसको हम कहते हैं ढाई दिन का टोकना। वही संस्कृत जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, जिसमें हरिकेल के नाटक, हरिकेल के नाटक में कौन सी कथा है? हरिकेल के नाटक में कौन सी कथा बताया था मैंने? किसका युद्ध का वर्णन है? अर्जुन और शिव, किरतार नियम, ठीक है, उस युद्ध का वर्णन है हरिकेल नाटक, अर्जुन और शिव के बीच। वो संस्कृत का जो लेख है वो, क्योंकि जब उसको तोड़ा गया उस मंदिर को तोड़ के क्या बनाया गया? मस्जिद बनाया गया। तो जो हरिकेल का नाटक था वो मस्जिद में आज भी लगा, इससे पता चलता है कि मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद बना। ये 2 है, ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आज की सरकार में हो सकता है बिल्कुल पक्का कोई एग्जाम में पूछे जाए। हाँ, दूसरा वाले को 2.5 दिन लगे थे बनने, इसलिए इसको 2.5 दिन लगे, 2.5 दिन में बना। हाँ, इसीलिए इसको 2.5 दिन। देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि यदि गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति सिक्के चढ़े, एक तरफ कलमा भी हुआ है क्या था? और एक तरफ उसके देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साहब लिखा हुआ है। तो अब मोहम्मद बिन साहब लिखा हुआ, इसको पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा गया था कि पृथ्वीराज ने अधिकता स्वीकार कर दी, तभी मोहम्मद बिन साहब। तो ये ध्यान रखिए कि हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति सिक्के जलाया। अब पूछेगा तो लोग कहेंगे कि वो कहीं मुसलमान होगा नहीं चला सकता है। मोहम्मद गौरी ने चलाया था, एक तरफ कलमा खुदवाया था, एक तरफ वो हाँ, लक्ष्मी जी की मूर्ति। अब ये कहा जाता है क्या सही क्या गलत है। और भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी की, ये लाइन भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की। कई प्रांतों को एकता में बांटा था। हाँ, एकता मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार है तो 75 जिले में 75 एकता हो गया, और 75 जिले में 75 डीएम, मतलब डीएम कौन हो गए? एकतादार हो गए। और डीएम का पद जो है वंशानुगत नहीं। डीएम का हर अगर कोई गलती होगा तो सबसे पहले ट्रांसफर करके हो डीएम। और डीएम का क्या मामला है? रेवेन्यू से सारे मामले जो हैं वो कौन देखेगा? डीएम देखेगा। और लॉ एंड ऑर्डर कौन देगा? पुलिस अधीक्षक देगा। इसलिए सबसे ऊपर रैंक होता है आईएएस और दूसरा रैंक होता है आईपीएस। जिले में कानून व्यवस्था को कौन सही करेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आईपीएस की होगी। और जिले का कलेक्टर और जिले के रेवेन्यू सिस्टम को कौन जनरेट करेगा? जिलाधिकारी। दोनों के पावर अलग अलग, एक ही व्यक्ति ने दोनों पावर नहीं है। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ हाँ। पावर, और ये बहुत जरूरी है, वरना एक ही आदमी में अगर सारी शक्ति हो जाएगी तो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैं उनको एक बताऊँ कि डीएम साहब को कहीं जाना होता है ना, तो सबसे पहले जब तक एसपी नहीं पहुँचता डीएम नहीं पहुँचते। उस सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? एसपी की। तो पहले फोन कर पूछ लेते कि एसपी पहुँच गया क्या? हाँ पहुँच गए, तब डीएम पहुँच। डीएम मतलब क्या? सिर्फ कलम में ताकत है, सब बराबर है, कुर्सी की ताकत है। लेकिन पुलिस किसका कहना मानेगी? एसपी का कहना मानेगी। एसपी गलत करे तो डीएम को ये पावर है कि जांच करवा दे, लेकिन उसके पहले कुछ नहीं कर सकता। तो अब देखो, तो अब यही प्रशासन पढ़ना का मतलब क्या? रही तो प्रशासन जानना है, रही तुमको पढ़ना सल्तनत में प्रशासन क्या था, मुगल में क्या प्रशासन था। राजा निरंकुश था कि राजा के अधिकार बटे हुए थे। दीवानी क्या होती है, फौजदारी क्या होती है, वजीर के क्या अधिकार थे, वकील के क्या अधिकार थे, फारसी शब्द में समझना है। अब वो बहुत सारे वही शब्द चले आए, अंग्रेज थे तब भी फारसी शब्द थे। अब जो सरकार आई है उस शब्दों को बदल रही है, सब शब्द हिंदी। पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम रखा है हमारा सरकार? श्री विजय पूरा। तो कह रहे वो ब्रिटिश दास्ता का प्रतीक है, नाम सब बदल रहे हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, तो क्या कहते हैं भाई? क्या गंगा जमुनी तहजीब? क्या कोई गंगा जमुनी तहजीब? सिर्फ एक गंगा तहजीब, नो जमुना। और यमुना भी बहती है भारत में। क्यों? गंगा नदी के किनारे जितने हिंदुओं के प्रतीक हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं, और यमुना नदी के किनारे जितने मुसलमानों के प्रतीक हैं। लाल किला तो यमुना नदी, आगरा के ताजमहल तो यमुना नदी के किनारे, और दोनों को मिला लिया तो कोई गंगा जमुनी तहजीब है। यानी कि मुसलमान और कांग्रेस की क्या है, तो मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर रहेंगे, देश को अच्छा बनाएंगे। इनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है कि नो मुसलमान ओनली हिंदू। ठीक है। तो कहते हैं कि नो गंगा जमुनी तहजीब, वो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, हमको गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है। वो उस पर वो इंटेलेक्चुअल टॉक होगा तो उस पर चर्चा है। मोहम्मद गोरी की जो डेथ है वो 1206 में भारत में हो जाती है। दमयक नामक स्थान पर सिंध में है। कहाँ पे दम है? हाँ, सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर, जिसमें नमाज पढ़ रहा होता है, और उसी समय शिया मतावलंबी जो लोग होते हैं वो इसकी नमाज पढ़ते समय इसकी 1206 में इसकी हत्या करते हैं। अब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको सौंपा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके चलान इसलिए कहते हैं 1206 में गुलाम वंश की स्थापना है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई, 1206 से 15। अब इस पीरियड में सिर्फ तुर्कों का ही शासन नहीं था, इसमें बहुत सारे शासन हैं। जैसे आप देखेंगे गुलाम वंश, फिर आप देखेंगे खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद देखेंगे तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आप देखेंगे सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी, और सब अलग। जैसे हमने कहा था मुसलमान, आप कहते हैं मुसलमान मतलब एक, यानी सब बहुत सारे डिफरेंट। जैसे मुसलमान का मतलब क्या? अरब के मुसलमान अलग हैं, ईरान के मुसलमान अलग हैं, इराक के मुसलमान अलग हैं, और फिर चले अफगानिस्तान के मुसलमान अलग हैं। वो ट्राइब्स से ना कन्वर्ट करते थे। भारत के चले जाओ मुसलमान तो अलग हैं, नेपाल में चले जाओ तो मुसलमान अलग हैं, चाइना में चले जाओ तो मुसलमान अलग हैं, उधर तुम चले जाओ फ्रांस में तो मुसलमान, उधर स्वीडन में चले जाओ, स्वीडन में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, स्पेन में पूरा प्रचार किया था ना, कन्वर्ट कर दिए, लोग कन्वर्ट होते चले। लेकिन वो आपस में तो लेकिन लड़ रहे हैं। अभी आज का पेपर पढ़िए, लिखा हुआ है कि आप कह रहे हो जाति जनगणना कराने को, तो हम मुसलमानों, ये ना कहो कि हम मुसलमानों को भी जाति जनगणना कराएंगे। 1901 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद 1937 में जाति जनगणना, 1931 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। और उस 1931 की जनगणना के हिसाब से 4000 समथिंग जातियाँ थी, और वर्तमान समय में 2011 की जो जनगणना है 98 लाख जातियाँ हैं भारत में, 2 कम 1 करोड़ जातियाँ। क्या होगा? सब लड़ेंगे आप, करोड़ पूरी आ जाए तब। अब कहा क्या है
कहा कि मुसलमानों की भी जाती तो करना करना, ये नहीं कि जैसा हिंदू तो सब हिंदू में आ जाएंगे, सबके ज़्यादा मुसलमान क्या नहीं। तोड़ना है ना, तोड़ना कैसे तोड़ेंगे लोग, तो जात लिख के तोड़ देंगे कि कौन कबड़िया है कौन क्या कहते हैं जो दूध बेचते क्या कहते हैं, भूसी कौन है। जैसे यहाँ यादव वहाँ भूसी। अब हिंदू अगर दूध बेचेगा तो यादव, मुसलमान अगर दूध बेचेगा तो कौन, भूसी। दोनों का एक काम, हिंदू बाल काटेगा तो नाम, मुसलमान बाल काटेगा तो नाम मुसलमान। मतलब जात व्यवस्था के खिलाफ ही इस्लाम धर्म आया था। भारत इतना महान देश है जहाँ इस्लाम आया और इस्लाम के ऊपर कौन हावी हो गया, क्योंकि कन्वर्ट किया लोगों को, और जो जिसकी जो जात थी उसी का हो वो मुसलमान बना। क्या हुआ अपने हमारी का वो तो मार है। अरे 10 मिनट क्या, हाँ क्या, हाँ 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई जो है नमाज हो गई वो चीज़ है। एक चीज़ पे डिस्कस नहीं करूँगा 10-15 मिनट में, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। ये मतलब जो आप लोग करते सिविल सर्विस, अभी तक जो चीज़ पढ़े वो टीचर बनने का सिविल सर्विसेज का, उस पर डिस्कस, क्योंकि 4 क्लास में 4 ग्राम में कितना इसको चाहिए तो नोट भी कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप मतलब नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर बोलते हैं ना इसमें, सिविल सर्विसेज का जैसे उसको डिस्कस कर लेगा, क्योंकि निचोड़ निकालना होता है। जैसे आपको पढ़ना है कि ये गुलाम वंश की स्थापना हुई और यहाँ तक चला सल्तनत की, अभी उसको जब पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपसे पूछा था था क्या इसका स्वरूप। जैसे आपसे पूछा था 1857 का स्वरूप क्या, उसके राजनीतिक और आर्थिक नहीं स्वरूप का अलग चीज़, और आज तक कोई नहीं बता पाया कि स्वरूप क्या है। डिफरेंट हार्ट्स, कोई विद्रोह मानता है, कोई क्रांति मानता है, कोई सैनिक विद्रोह मानता है, कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानता है, तो सबके अलग अलग है। मैक्सिमम हाँ था क्या वो कोई सिद्ध नहीं करता, लेकिन अब सरकार बनी है तो सरकार दे रही है प्रथम, अंग्रेजों के खिलाफ खत्म है। वीडी सावरकर ने किताब लिखी थी, सबसे पहले किताब वीडी सावरकर ने ही 1909 में से 1909 में लिखी थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। 50 साल हुआ था तब लिखा था 1907-9 में, हाँ। लेकिन तब भी उस पर बैन लगा दिया था, प्रकाशित नहीं हो पाया था, ब्रिटेन में प्रकाशित नहीं हो पाया था, दूसरे देश में। तो फिर आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार आई, तो भी को ठंडे बस्ते में बदल, जब उनकी सरकार आई तब इन्होंने उसको 150 वर्ष में तो मनाया गया। एक हाँ मतलब आज़ादी के बाद भी कोशिश किया गया कि अरे उसको उस पर रिसर्च किया जाए, रिसर्च करने के बाद ये बताया जाए कि क्या था। लेकिन हिस्टोरियंस ने रिसर्च किया लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए। और पूछा था सवाल 1857 के ऊपर सरकारी किताब कौन सी है, तो किताब का नाम है ना इसके आगे कुछ है और ना इसके पीछे क्या था, ये बता ही नहीं पाए। बहुत रिसर्च उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वरूप। तो आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का क्या स्वरूप है भाई, बात तो ये इस्लामिक रूप। अब इस्लामिक रूप में क्या होता है, जैसे अब आप इसमें ईरान को देखो, इस्लामिक रूप में कट्टरपंथी से तालिबान का रूप देखो, 9 साल से ज़्यादा अगर लड़की भाई तो शादी करो, तो मेरा धर्म का है,
एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए। धर्म क्या है लड़की, तालिबान का खत्म क्यों? लड़का लड़की साथ में पढ़ ही नहीं सकते, तो बस इसमें पर्दा था नहीं देखे ना तो कहाँ खिला गड़बड़ हो गया। भारत में क्या ऐसा था कभी? नहीं था। अब आपको सिद्ध करना था तो क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य था? कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ना ये सब चीजें, तो आप पूरा पढ़ा ही नहीं होगी वैसे। चलो ठीक है, जैसे थोड़ा जानकारी तो हर वंश के बारे में होती तो बताना ज़रा इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने तुमको अभी एक आपको नाम बताऊँ, बलबन का नाम सुना? गियासुद्दीन बलबन। इससे भी सर रक्त और लौकी नहीं तपनाए थे। रक्त और क्या कहते वो हैं, सब चीज़ें तो अलग है। हाँ, रक्त और लौकी नहीं तपनाई थी तो कहाँ किस देश से कॉपी थी? वो सर जब बंगाल में विद्रोह हुआ था तो उस समय गया था वहाँ अरे वो पर। सब अलग चीज़ है। भारत में जो इस्लाम, वो तो वहाँ का है। रक्त और लौकी नहीं बिस्मार्क में अपनाई थी जो है वहाँ का है। इस्लाम तो बहुत बाद में आएगा, इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ है। वो समझ सुना, लेकिन आपने कहाँ अपनाई थी मैंने ये पर्शियन कल्चर है। भारत में जो इस्लाम डेवलप हुआ वो पर्शियन कल्चर है। मैंने एक लाइन कहा था ना, ज़्यादा लोग क्या बोला, मैंने कहा अरब ने ईरान को जीता, ईरान ने इस्लाम को जीता। ये लाइन छोटी लाइन नहीं, अरब ने इस्लाम को जीता, ईरान को जीता, और ईरान ने इस्लाम को जीता। यानी कि अरब का जो इस्लाम था वो सादा था, और ईरान का यानी कि अरबी भाषा में नहीं पढ़ते हैं ईरान के लोग पूरा, किस भाषा में पढ़ते हैं? फारसी भाषा में, यानी कि उसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। और जो उनका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान था वो अरेबिक कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं था, बल्कि किस कल्चर के अकॉर्डिंग था? ईरानी कल्चर के। यानी कि नया इस्लाम, यानी अरब के इस्लाम में और ईरान के इस्लाम में बहुत अंतर था। अब उत्तर देख लो, अरब के लोग अमेरिका से मिला हुआ, ईरान लड़ रहा है इजराइल से इस समय। तो अरब के लोगों मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान है और अरब भी मुसलमान है। दोनों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिल रहे, क्यों? कल्चर का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? ईरान को देख लो ही लड़ रहा है, अभी ईरान के कितने लोग मारे और कौन मार रहा है? इजराइल मार रहा है। इजराइल के ऊपर कौन है? अमेरिका। तो अरब के लोगों को अगर मुसलमान थे तो मुसलमान की मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि दोनों के कल्चर में डिफरेंस है। और भारत में जो कल्चर आया वो कल्चर अरब का नहीं आया, बाकी कौन सा कल्चर आया? ईरान का कल्चर। अब देखिए जो मैं कहता हूँ धार्मिक राज्य के, जैसे कहते हैं भारत में मुसलमानों का राज्य, आज लोगों को हिंदू को यूनाइट करना हो कैसे? अब देखिए, अब मुसलमानों के जो खलीफा हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब मैंने बताया आपको कि 750 से लेकर 1258 तक ये अब्बासी खलीफा थे बगदाद में। उनकी अब्बासी खलीफा की हत्या किस थी? मंगोलों ने। उसके बाद जो खिलाफत था वो चला गया था मिस्र, और मिस्र में रहा 1517 तक, और उसके बाद चला गया तुर्की। तुर्की में रहा ये, और फिर तुर्की में कब तक रहा? या प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। इसको नोट कर लेना, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप सोचिए, अब भारत में इस समय शासन है बलबन का दिल्ली पर, और इस्लाम के जो गुरु हैं उनकी हत्या हो रही है, मंगोल कर रहे हैं, और मंगोलों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं तो बलबन उनका वेलकम कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर धर्मगुरु को मारे थे तो बलबन को तो मारना चाहिए था। तो हम कैसे कह दें कि इस्लामिक स्टेट था? इस्लामिक स्टेट नहीं था, तो राजनीतिक स्टेट। हमको जहाँ से राजनीतिक रूप से लाभ हुआ हम उसके साथ में मिल गए, और आज भी रही राजनीति। आज सिर्फ धर्म को आगे लाया जाता है, पीछे जब तक लाभ नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा, जाने नहीं। तो इस पे एक है पीएन चोपड़ा है, तो पीएन चोपड़ा के अनुसार इसको आप नोट कर लीजिए, 10 मिनट फॉलो करेंगे। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप करके लिखिए आप,
इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, कहीं कभी इंटेलेक्चुअल टॉक पे बात कर सकते हैं कि कौन से राइटर क्या मानते हैं। तो पीएन चोपड़ा हैं, उनके अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति जो थी वो धार्मिक थी, धर्मतांत्रिक धार्मिक थी। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धार्मिक थी, जबकि हरीश चंद्र वर्मा के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य न था। जबकि किसके अनुसार? दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम, किसके अनुसार? जबकि हरीश चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार बिना हरीशचंद्र वर्मा को पढ़े कोई लड़का कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हरीशचंद्र वर्मा और सतीश चंद्र इतिहास, ये दो राइटर ऐसे हैं इतिहास। हरीशचंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य नहीं था, बल्कि राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। बल्कि राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। अब तीसरे के बारे में लिखे सतीश चंद्र के अनुसार, ये सतीश चंद्र का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक रूप से इस्लामी ही था। अर्थ में इस्लामी ही था। तीन हो गए, अब चौथा लिखिए। के निजामी के अनुसार, के निजामी मतलब खलीक अहमद निजामी का नाम है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, अरबी जिला है। के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था। दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था, जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था। दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था, जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था। और आखिरी लिख लीजिए, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ये कौन से राइटर थे? किस वंश के थे? राष्ट्रवादी, ठीक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सल्तनत को सैनिक राज्य मानते हैं, क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित ना होकर शक्ति पर आधारित है। क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित ना होकर शक्ति पर आधारित है। एग्जाम्पल दे दे, समझ जाओ। लिखोगे तो एग्जाम्पल जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ ना। यस सर। तख्ता पलट क्यों हुआ? क्योंकि काफी समय से मतलब वो बात तख्ता पलट इसलिए हुआ क्योंकि जनता जो थी वो सरकार को स्वीकार, और सरकार दुर्बल हुई, जनता ने तख्ता पलट कर दिया। वही कह रहा है, सैनिक शक्ति। और अगर सेना साथ देती थी सरकार का, तो क्या जनता के अंदर हिम्मत थी कि तख्ता पलट कर देती? अगर सेना आ जाती तो जनता तख्ता पलट कर पाती? यही ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी। पाकिस्तान में भी ऐसा तो कई बार हुआ है सर। बिल्कुल होगा।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि सैन्य शासन, क्योंकि सरकार जो हमने जो सुल्तान है वो हमारी इच्छा से तो है नहीं, ये आशीर्वादी राजकुमार। और जो सुल्तान है वो किसके दम पर है? सेना के दम पर। ये कौन कह रहा है? आशीर्वादी राजकुमार। और कौन? पुलिस राज को कर रहा है, खलीद अहमद निजामी कह रहे हैं, कोई पुलिस राज। और इसी को तो मैं एक्सप्लेन करूँ, तुमको बड़ा मजा आया कि था कि ऊपर बादशाह जो सुल्तान था वो तो मुस्लिम ही था, लेकिन उसमें भी तो परिवर्तन होता रहा। अगर एक ही ऐसा होता तो एक ही चलता 1526 तक, लेकिन उनमें भी तो परिवर्तन होता रहा। गुलाम वंशाया, फिर खिलजी वंशाया, फिर तुगलक वंशाया, फिर सैयद वंशाया, और फिर यानी आपस में भी तो पुलिस राज था। तो कहते हैं कि सुल्तान की शक्ति और कमजोरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके व्यक्तित्व, पुलिस सुल्तान के व्यक्तित्व पर। या सुल्तान का व्यक्तित्व स्ट्रांग था तो पुलिस स्ट्रांग, तो सब योगी का योगी स्ट्रांग तो पुलिस हिम्मत चाहिए ना, कि पुलिस हिम्मत नहीं कि ऐसे के ऐसे करो जब तक सरकार आदेश नहीं दे, कहे कि मारो, मारे, रुक जाओ। इतने पुलिस का काम है। पुलिस का मतलब क्या? सरकार का कुत्ता, सीधे सीधे जिसकी भी सरकार हो। सरकार बदलेगी, मान लो अखिलेश चलेगी तो अखिलेश जो कहेंगे उतने वो करेंगे। कहे कि मारो तो मारेगी, कहे कि रुक जाओ तो रुक जाएगी। तो दम किसके अंदर होना चाहिए? दम किसके अंदर होना चाहिए? सरकार के अंदर। तो सरकार यही कह रहा है, पुलिस राज था। मतलब ये सरकार जो दिल्ली सल्तनत की जितनी भी सरकारें थी वो सुल्तान के शक्ति और निर्बलता पर, जब सुल्तान शक्तिशाली हुआ तो राज्य ठीक से चला, और जो निर्बल हुआ तो सत्ता पलट गई। ये सब चीज़ें ये आपको समझना, ठीक है। तो पूरे दिल्ली सल्तनत का स्वरूप है। तो सुल्तान ने बहुत कई ऐसे मुकाम आए जहाँ पर सुल्तान बहुत धर्मनिरपेक्ष रूप से उन्होंने, वरना एक कोटेशन में बता दूँ और इसी से ख़त्म करूँगा क्लास को। एक तमीज़ का नाम सुना आपने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो अब इस्लाम में कट्टरपंथी लोग होते हैं जिनको उलेमा कहा जाता है। उन्होंने उनकी तमीज़ के ऊपर दबाव डाला और कहा कि आप तलवार के बल पे धर्मांतरण कराइए, यानी कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराइए। तमीज़ का जो वजीर था जिसका नाम था निजामुद्दीन जुनैदी, उसने कहा हम सब्जी में नमक के बराबर हैं। भारत में हम सब्जी में नमक, हम ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते, और अगर कराएंगे तो जैसे आटा गूंथते समय बाल को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे हमको यहाँ से निकाल कर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो अब सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने फिर कट्टरपंथ को अपनाया नहीं, हालांकि सुल्तान के ऊपर पूरा दबाव था क्या कि धर्मांतरण कराया। अब इस्लाम धर्म में नहीं था कि कोई लड़की सुल्तान बने, लेकिन रजिया बनी। और रजिया को क्यों मारा? रजिया का मर्डर कराया, तो किताब में लिखा किसने मरवाया? इन्हीं कट्टरपंथी उलेमा ने, मुल्ला मौलवी ने। उन्होंने कहा इस्लाम धर्म के खिलाफ है कि लड़की कोट पहन के उसके बैठे सिंहासन। तो अब जब आप न्यूट्रल होकर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कट्टरपंथ भी है, लेकिन सुल्तान कैसा निर्णय लेता है। सुल्तान अगर दोनों को मिला के नहीं चलता तो शासन कर पाएगा? तुरंत विद्रोह हो जाएगा, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और भारत में कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जिनके वजह से लोग सफल हुए। उन स्थितियों को आपको जरूर सोचना है कि ऐसी कि महमूद गजनवी क्यों सफल हो रहे थे, मोहम्मद गोरी सफल क्यों हुए, और ये इतना दिन तक शासन क्यों किए, आखिर क्या कारण थे कि टिक गए। बहुसंख्यक तो हिंदू थे ना, और मुसलमान तो अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के ऊपर शासन क्यों कर पाया, इसके क्या कारण? अगर हिंदू था, यूनाइट थे, तो उखाड़ कर फेंक देना चाहिए था। तो इस पर जरूर चिंतन आपको करना, इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। सोचिए कि आखिर क्यों कम लोग ज़्यादा लोगों के ऊपर शासन, तो कुछ ना कुछ ज़्यादा लोगों में कमियां, उन कमियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक भारत में